नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को एकदम निरंतर कर रहे होंगे। हमारी जो हिंदी व्याकरण पे चर्चा चल रही है, हमारी जो हिंदी व्याकरण पे जो चर्चा चल रही है उसको आगे बढ़ाने से पहले मैं पहले तो आप सब लोगों का, हमारी जो YouTube फैमिली है उसका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि मेरी उम्मीद से बहुत ही जल्दी आप लोगों ने 1K सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 1K सब्सक्राइबर हमारे क्या हो गए? कंप्लीट हो गए हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि जो विश्वास आपने मेरे ऊपर दिखाया है उस विश्वास पे मैं बिल्कुल खरा उतरने का प्रयास करूंगा। तो अब हमारी बातचीत है उसको अपन शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्याकरण है, व्याकरण के जब अपन ने पढ़े थे तो मैंने इसके अंग बताए थे। और व्याकरण के अंग कितने? व्याकरण के 3 अंगों के बारे में मैंने आपको बताया था। 3 अंग कौन से थे? पहला था वर्ण विचार, दूसरा था शब्द विचार, तथा तीसरा था वाक्य विचार। तीसरा कौन सा था? वाक्य विचार। ये हमारे व्याकरण के 3 अंग थे। ये हमारे व्याकरण के क्या 3 अंग थे? देखिए, इसमें अपने वर्ण विचार के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक बात की है। और वर्ण विचार में जो 2 चीज आती है उनके बारे में अपन ने बात की है। देखो क्या क्या इसमें सर्वप्रथम आया अपने वर्ण का, वर्णमाला या वर्णों का वर्गीकरण अपन ने पढ़ा। और इससे जुड़ता हुआ जो टॉपिक हमारा था संधि, उसको भी अपन ने बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। जो हमारी पुरानी वीडियो है उनमें इनको आपको बिल्कुल विस्तार पूर्वक और बिल्कुल एकदम जीरो से लेके जो ऊपर से ऊपर कहाँ तक का प्रश्न बन सकता है इसके बारे में अपन ने बातचीत की थी। ये खत्म होने के बाद अब देखिए, ये अपना पूरा हो गया था। तो हमने व्याकरण का पहला अंग वर्ण विचार है उसको अपन ने बिल्कुल पूरी तरीके से पढ़ लिया है। अब हम शुरुआत करेंगे व्याकरण के दूसरे अंग के बारे में। व्याकरण के दूसरे अंग क्या? शब्द विचार के बारे में। देखिए, शब्द विचार। देखो क्या है हमारा व्याकरण का दूसरा अंग? हमारे व्याकरण का दूसरा अंग है शब्द विचार। मैंने आपको जब शुरुआती अपन ने क्लासें ली थी तब मैंने आपको बताया था कि यदि आपको किसी शब्द की परिभाषा के बारे में हिंदी में बात करनी है या किसी शब्द की परिभाषा के बारे में अपने को जानना है तो आप उस शब्द को देखिए। हिंदी का हर शब्द अपनी परिभाषा खुद बयां करता है। देखिए, अपने को ध्यान रखना है कि इसमें अपन ने क्या जाना। देखिए, इसमें 2, एक तो शब्द और एक विचार। 2 शब्द हैं, एक तो शब्द है और एक विचार है। हमने कहा था स्टार्टिंग में कि सर वर्ण, एक अपन ने देखा था शब्द जो भाषा की मैंने क्लास बताई थी, और एक देखा था अपन ने वाक्य। मैंने कहा था कि ये जो वर्ण बनता है ये बनता है ध्वनि का लिखित रूप होता है। क्या होता है? ध्वनि का लिखित रूप। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है। और वर्ण से मिलके क्या बनते हैं? शब्द। वर्ण से मिलके क्या बनते हैं? शब्द। लेकिन कब बनेंगे? तो इसकी शर्त थी कि वर्ण मिलेंगे और उसका कोई ना कोई क्या निकलना चाहिए? कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। कोई ना कोई अर्थ निकलेगा तो वो क्या कहलाएगा? शब्द। यदि अर्थ नहीं निकलेगा तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। ये बात अपने को इसके बारे में पता है। और हमें ये भी पता है कि जो शब्द है भाई अर्थ के आधार पे जो 2 इकाइयां हैं, जिसमें शब्द क्या है? अर्थ के आधार पे छोटी इकाई। अर्थ के आधार पे क्या है? छोटी इकाई, है ना। अर्थात अर्थ के आधार पे ये क्या है? छोटी, है ना। तो अपन बात करें इस शब्द की परिभाषा की, अगर बात करें तो देखिए, वैसे तो मैंने आपको पहले बता रखी है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि शब्द किसे कहेंगे। तो वर्णों के, या फिर अपने से लिखें 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक योग को क्या कहते हैं? सार्थक योग को शब्द कहते हैं। सार्थक योग को क्या कहेंगे? सार्थक योग को शब्द कहेंगे। देखिए क्या कि 2 या 2 से अधिक वर्ण,
कितने, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक। कैसा? सार्थक। सार्थक मतलब क्या होता है? सार्थक शब्द है, इस सार्थक शब्द का देखिए, सार्थक में क्या है? स, धन, अर्थ, धन, क, ये तीन पद है। सार्थक शब्द में क्या है? तीन पद है। स एक उपसर्ग है, स उपसर्ग का मतलब होता है सही अर्थ में अपन लेते हैं, सही अर्थ में लेते हैं, है ना। अर्थ मतलब अर्थ, है ना। अर्थात मैं कह सकता हूं कि जो क्या है? अर्थ के साथ है। क्या कह रहा है? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक योग, मतलब योग होना चाहिए। कैसा? अर्थ, मतलब जो योग होगा उसका क्या, कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। तो वो क्या होगा? वो क्या कहलाएगा? वो हमारा शब्द कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? हमारा शब्द कहलाएगा। देखिए, ये यहां तक की बात हो गई, ये यहां तक की बात होगी। अब देखो, और शब्द के बारे में एक और बात क्या है? हम जानते हैं कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की क्या? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी क्या है? इकाई। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि देखो कितनी चीजें हमारे पास? हमारे पास तीन चीजें। कौन कौन सी? वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य। मैंने आपको जो बताया था कि वर्ण का कोई भी अर्थ नहीं होता, वर्ण का कोई भी अर्थ नहीं होता। वर्ण का क्या होता? कोई भी अर्थ नहीं होता। अर्थ किसका होता है? एक तो शब्द का होता है और एक वाक्य का। और इन दोनों में कि शब्दों से मिलकर क्या बनता है? शब्दों से मिलकर क्या बनता है? वाक्य बनता है। अर्थात छोटा कौन हुआ? छोटा हुआ शब्द। छोटा कौन हुआ? शब्द। तो ये जो शब्द है ये अर्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अर्थ। तो अर्थ के आधार पर दो इकाइयां, शब्द और वाक्य। उसमें छोटी कौन सी है? तो छोटी हमारा कौन सा है? शब्द। ये तो हमारे शब्द के बारे में जो हमारी बातचीत थी, ये शब्द के बारे में हमारी बातचीत हुई। अब देखिए, दूसरा शब्द जो इसमें आता है ये है विचार। दूसरा शब्द क्या है? विचार। देखो, दूसरा शब्द क्या है? विचार। अब आप मेरे को बताइए, हम जब गांव में, विचार शब्द का अर्थ क्या होता है? किसी विचार शब्द का अर्थ क्या होता है ये अपने को पता होना चाहिए। जब भी हम गांव में आपने बोलते हुए सुना होगा, या फिर जब कोई ना कोई बैठक होती है, जब कोई ना कोई क्या होती है? बैठक होती है, तो कोई ना कोई मुद्दा होता है, उस पर क्या किया जाता है? विचार किया जाता है। क्या किया जाता है? विचार। मतलब उस पर बातचीत की जाती है। क्या की जाती है? बातचीत। विचार का मतलब क्या होगा? विचार मन की ध्वन्यात्मक इकाई है ना। अर्थात कह सकते हैं कि विचार मतलब अपन यहाँ ले सकते हैं, विचार का मतलब अपन यहाँ ले सकते हैं, विचार का मतलब यहाँ अपन ले सकते हैं किससे? बातचीत। किससे ले सकते हैं? बातचीत। मतलब किसके बारे में बातचीत? तो देखिए, शब्द विचार, किसके बारे में? शब्द विचार। तो किसके बारे में बातचीत? शब्दों के बारे में बातचीत। किसके बारे में? शब्दों के बारे में बातचीत। क्या कहलाएगी? शब्द विचार कहलाएगी। क्या कहलाएगी? शब्द विचार कहलाएगी। देखो, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, यदि हम इसकी किसकी बात करें? परिभाषा के साथ। शब्द विचार की परिभाषा क्या होगी? तो अपन कह सकते हैं, शब्द विचार है ना, मैं लिख देता हूं पूरा, शब्द विचार। किस शब्द विचार की परिभाषा क्या होगी सर? वे अपन ने शब्द का अलग देख लिया, विचार का अलग देख लिया, लेकिन पूरे शब्द विचार की बात करें तो देखो, बातचीत क्या करेंगे? किसके बारे में? शब्दों के बारे में ना। देखो, शब्द विचार हमें शब्दों के बारे में तीन चीज पे हम इससे बात करेंगे। कितने चीजों पे? तीन। शब्द के पहला, शुद्ध उच्चारण। शब्दों का शुद्ध उच्चारण। शब्दों का शुद्ध उच्चारण है ना, इसका ज्ञान कौन कराएगा? शब्द विचार। दूसरी जो हम बात करेंगे, शुद्ध लेखन। दूसरी क्या है? शुद्ध लेखन। और तीसरा क्या है? तीसरा है शुद्ध प्रयोग। तीसरा क्या है? शुद्ध प्रयोग। देखिए, यदि हम परिभाषा की बात करें, यदि हम परिभाषा की बात करें किसकी? शब्द विचार की, तो इसकी परिभाषा बनेगी कि ये व्याकरण का एक अंग है। व्याकरण का एक अंग है ना, दूसरे नंबर का है व्याकरण का। तो इसकी परिभाषा बनती है कि यदि, या फिर अपने से बना सकते हैं कि व्याकरण का वह अंग, व्याकरण का वह अंग जो हमें शब्द के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है, उसको क्या कहते हैं? उसको शब्द विचार कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको शब्द विचार कहते हैं।
अब हमारे एक बात समझ में आ गई कि सर शब्द विचार है, हम ये समझ गए कि इसमें बातचीत किसके बारे में होगी, तो जो बातचीत है वो किसके बारे में होगी, बातचीत शब्दों के बारे में होगी। बातचीत किसके बारे में होगी, शब्दों की। जो भी बात होगी वो किसके बारे में होगी, वो शब्द के बारे में हम बातचीत करेंगे। जो भी बात होगी किस पे होगी, शब्दों के बारे में। अब अगर हम आगे बात करें कि सर इसमें आगे हम किन किन पे बात करने वाले हैं, तो देखो हम बात करेंगे कि ये जो शब्द हैं, हम बात करेंगे ये जो शब्द हैं, तो देखो हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, है ना, इसके बारे में बात करेंगे, है ना। दूसरी हम बात करेंगे शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पे। देखो ध्यान रखना, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति, है ना, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के आधार पर हम बात करेंगे, है ना। दूसरा, तीसरा अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पे हम बात करेंगे। व्युत्पत्ति के बारे में करेंगे, उत्पत्ति के बारे में करेंगे, व्युत्पत्ति के बारे में करेंगे, अर्थ के आधार पे करेंगे। और एक और हम बात करेंगे विकार के आधार पर। किसके आधार पे, विकार के आधार पर। किसके आधार पे, ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। देखो एक प्रश्न तो मैं भी आपको बेसिक यहाँ बताऊंगा, उसमें से बहुत सी बार बहुत सारी परीक्षाओं में वो प्रश्न सीधा का सीधा ही पूछता है। किसे पूछता है, सीधा का सीधा। क्या पूछेगा कि उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति जानते हो क्या, स्रोत। उत्पत्ति का मतलब क्या होता है, स्रोत, किसी का प्रारंभ। उत्पत्ति किसे कह सकते हैं अपन, स्रोत या किसी का प्रारंभ। तो अपन से पूछेगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होंगे, तो सीधा सा अपने को बताना है कि साहब उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। सॉरी, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होंगे, 5 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, 5। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 5 कौन कौन से होंगे, 5 कौन कौन से होंगे, तो देखिए वो 5 कौन से होंगे। एक होंगे तत्सम। अब आपको आ गया होगा सर मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, तत्सम। एक होगा तद्भव, एक होगा देशज, एक होगा विदेशी, और एक होगा संकर। एक क्या होगा, संकर। ये जो है उत्पत्ति के आधार पर अपन से सीधा पूछेगा कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होंगे, तो हम बताएंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। ये अपने को ध्यान रखना है। अगला पूछेगा कि व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है, व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है, तो व्युत्पत्ति का मतलब होता है, व्युत्पत्ति का मतलब होता है संरचना, बनावट। व्युत्पत्ति का मतलब, देखो उत्पत्ति का मतलब तो होता है स्रोत, उत्पत्ति का मतलब तो क्या होता है, स्रोत, है ना। और व्युत्पत्ति का मतलब होता है बनावट, बनावट या फिर संरचना अपन कह सकते हैं, बनावट या फिर संरचना अपन कह सकते हैं। तो अपन से पूछेगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर हम बताएंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने, 3। तो अब ये दिमाग में सर कौन कौन से होते हैं, तो देखो एक होते हैं रूढ़, दूसरे होते हैं यौगिक, और तीसरे होते हैं योग रूढ़। कौन से होते हैं, योग रूढ़। देखो उत्पत्ति के आधार पे 5 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। व्युत्पत्ति के आधार पे 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक है। ये अपने को, अब देखो आप ऐसे मत सोचना कि सर इतने, अभी तो मैं केवल ट्रेलर दिखा रहा हूं, अभी तो मैं क्या दिखा रहा हूं, ट्रेलर। अभी तो हम बहुत लंबी बात, अपनी बहुत ही लंबी वार्तालाप जो चलेगी ना, सबसे लंबी वार्तालाप जो चलेगी वो किस पे, इस व्याकरण का जो दूसरा अंग है, व्याकरण का दूसरा अंग शब्द विचार है, इसके ऊपर अपनी सबसे लंबी वार्तालाप चलने वाली है ना। तो देखिए अब आता है कि सर अर्थ के आधार पे, तो अर्थ के आधार पे अपन से पूछे तो अर्थ के आधार पे कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। अर्थ के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होंगे, अर्थ के आधार पे शब्द 2 प्रकार के होंगे। अर्थ के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होंगे, अर्थ के आधार पे शब्द 2 प्रकार के होंगे। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से, देखो शब्द 2 ही प्रकार के, या तो जैसे एक तो जिसका अर्थ है वो, और एक जिसका अर्थ नहीं है। अर्थ है वो और जिसका अर्थ नहीं है, और जिसका अर्थ है उसको कहेंगे अपन
सार्थक, क्या सार्थक, और जिसका अर्थ नहीं है उसको कहेंगे निरर्थक। क्या कहेंगे? निरर्थक। तो अर्थ के आधार पे शब्द कितने प्रकार के? अर्थ के आधार पे शब्द दो प्रकार के, सार्थक जिनका अर्थ होगा और निरर्थक जिनका अर्थ नहीं होगा। तो दो प्रकार के कौन से अर्थ के आधार पे? सार्थक और निरर्थक। अब जो अंतिम है कि विकार, विकार के आधार पे, विकार क्या होगा सर? विकार, विकार का मतलब होता है, जब हम संधि पढ़ी थी मैंने बताया था, विकार का मतलब होता है बदलाव, परिवर्तन या रूप परिवर्तन जिसको कह सकते हैं अपन, है ना। तो बदलाव के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होंगे? तो बदलाव के आधार पे शब्द कितने प्रकार के? दो। बदलाव के आधार पे शब्द कितने प्रकार के? दो। सर कौन कौन से? भाई एक तो वो जिसमें बदलाव होगा, एक तो वो जिसमें बदलाव होगा, और एक वो जिसमें बदलाव नहीं होगा। तो जिसमें विकार होगा या बदलाव होगा, तो ये कितने प्रकार के? दो। और दो प्रकार कौन कौन से? देखो, पहला जिसमें बदलाव होगा उसको कहेंगे विकारी, जिसमें बदलाव होगा उसको कहेंगे विकारी, और जिसमें बदलाव नहीं होगा उसको कहेंगे अविकारी। अ मतलब नहीं, विकार मतलब विकार, जिसमें विकार नहीं होगा वो क्या है? अविकारी। ये अपने को ध्यान रखना है। तो कि विकार के आधार पे कितने प्रकार के सर? तो विकार के आधार पे कितने प्रकार के? दो प्रकार के। विकार के आधार पे कितने प्रकार के? दो। अब देखिए, अब इसमें भी क्या होगा कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द। कि विकारी में कौन आएंगे? अविकारी। देखो आपको, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो, एक तो होती है शब्द संरचना की इकाइयां। क्या होती है? शब्द, देखो ये हमारा शब्द है ना, इसमें दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो। एक तो होती है शब्द संरचना की इकाइयां। देखो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और एक होती है शब्द परिवर्तन की इकाइयां। शब्द परिवर्तन की मैं आपको बता रहा था कि दो चीज थी, एक तो शब्द है ना, शब्द में दो प्रकार की चीजें अपने को ध्यान रखनी है। वो यहां से सीधा सा प्रश्न पूछा गया था, एक तो शब्द संरचना, शब्द संरचना की इकाइयां, शब्द संरचना की इकाइयां, और दूसरा था शब्द परिवर्तन की इकाइयां। देखो दो इकाइयां कौन कौन सी अपने को ध्यान रखना है कि एक तो ये कि किसके बारे में बात कर रहे हैं? शब्द के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? शब्द के बारे में। देखो शब्द, इसकी संरचना, संरचना का मतलब क्या है? बनना या बनावट अपन कहते हैं। संरचना का मतलब क्या होता है? बनना या बनावट से अपना अर्थ रहता है। तो क्या है कि शब्द संरचना या शब्द बनने की या शब्द बनने की जो इकाइयां हैं, शब्द बनने की या शब्द बनाने की इकाइयां कितनी है? वो। और शब्द परिवर्तन, जो शब्द बना हुआ है उसमें क्या? परिवर्तन अर्थात बदलाव, परिवर्तन अर्थात बदलाव, इसकी इकाइयां क्या? यहाँ से सीधा प्रश्न एक बार पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान रखना, शब्द संरचना की कितनी इकाइयां हैं? चार। मतलब कहने का कि हम चार प्रकार से, कितने प्रकार से? चार प्रकार से शब्द बना सकते हैं। कितने प्रकार से बना सकते हैं? चार प्रकार से शब्द बना सकते हैं, है ना। देखो, और वो चार प्रकार कौन से हैं? तो ध्यान रखना, ध्यान रखना। हाँ, पहला हम संधि, संधि से अपन शब्द बना सकते हैं। जो अपन, मैंने आपको बनाना सिखाया कि शब्द कैसे बनाते हैं संधि को, है ना, संधि से बना सकते हैं। दूसरा समास की सहायता से, किससे? समास से हम नया शब्द बना सकते हैं, समास से हम शब्द बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। और एक और हम तीसरी बात करें तो उपसर्ग से हम नया शब्द बना सकते हैं। किसे बना सकते हैं? उपसर्ग से नया शब्द बना सकते हैं। और एक और जो चौथा है वो क्या है? प्रत्यय। चौथा क्या है? प्रत्यय। मतलब प्रत्यय से भी हम नया शब्द बना सकते हैं। तो अपना प्रश्न आएगा कि हिंदी में शब्द संरचना की कितनी इकाइयां हैं? तो हिंदी में शब्द संरचना की चार इकाइयां हैं। कौन कौन सी? तो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, अर्थात चार प्रकार से हम नए शब्द बना सकते हैं। वो कौन से? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। सीधा प्रश्न आया, एक बार सीधा पूछा गया था, है ना। दूसरा कि शब्द परिवर्तन। अब ये जो शब्द बना है, इस शब्द को हम कितने तरीकों से बदल सकते हैं? कितने तरीकों से बदल सकते हैं? तो ध्यान रखना, शब्द परिवर्तन की भी कितनी इकाइयां हैं? शब्द परिवर्तन की भी चार इकाइयां हैं। शब्द परिवर्तन की भी कितनी इकाइयां हैं? शब्द परिवर्तन की भी चार इकाइयां हैं। चार इकाइयां कौन कौन सी? देखिए, पहली, लिंग की सहायता से हम शब्द बदल सकते हैं। लिंग की सहायता से हम किसी शब्द को बदल सकते हैं। जैसे मान लो एक शब्द है लड़का। क्या है? लड़का। इसका मैंने
लिंग की सहायता से क्या कर दिया, लड़की। जो शब्द था इसको लिंग की सहायता से क्या कर दिया, लड़का अलग शब्द हो गया, लड़की क्या हो गया, अलग। तो अपने शब्द बदल दिया, लिंग। दूसरा क्या है, दूसरा इसका वचन। दूसरा किससे, वचन की सहायता से भी हम शब्द को बदल सकते हैं। जैसे कोई शब्द है बच्चा, एक शब्द क्या है, बच्चा, और बच्चे का मैंने अगर बहुवचन बना दिया तो क्या बन गए, बच्चे, और शब्द बदल गया। क्या हो गया, शब्द बदल गया। तो लिंग की, वचन की, एक होता है कारक, एक होता है कारक और एक होता है काल। एक क्या होता है, काल। इनके आधार पे हम क्या शब्द को बदल सकते हैं, इनके आधार पे हम शब्द को बदल सकते हैं। तो अपने को मेनली देखो, मैं इनको सबके बारे में अपन बहुत विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं, बहुत ही विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी क्या, अभी अपने को ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्या है कि शब्द संरचना की कितनी इकाइयां होती है और शब्द परिवर्तन की कितनी इकाइयां होती है। शब्द संरचना की भी 4 होती है, शब्द परिवर्तन की भी 4 होती है। शब्द संरचना की 4 कौन कौन सी, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तथा यदि हम बात करें शब्द परिवर्तन की इकाइयां तो कौन सी, लिंग, वचन, काल और कारक। ये अपने को ध्यान रखना है ना। अर्थात हम कितने तरीकों से शब्द को बदल सकते हैं, तो 4 तरीकों से हम शब्द को बदल सकते हैं और 4 ही तरीकों से हम किसी शब्द को बना सकते हैं। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। आगे सुनिए, हमारी बातचीत चल रही थी ये, हाँ, तो मैं कह रहा था कि विकारी या रूप परिवर्तन के आधार पर कितने, 2, विकारी और अविकारी। अब सर विकारी में कौन कौन से आएंगे और अविकारी में कौन आएंगे, हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो, विकारी अर्थात जो, मैंने अब इसलिए बताया वो किस आधार पर बदल सकते हैं शब्दों को, वो अब यहाँ काम आएगा। तो जो बदल सकते हैं वो शब्द कौन कौन से हैं, इसमें आएंगे, देखो इसमें आएंगे 4। कितने आएंगे, 4। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। विकारी कितने प्रकार के, 4। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, तीसरा होता है विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और एक होता है क्रिया। अब आपको समझ में आया होगा सर कि हमने तो डायरेक्ट संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़ा है, ये विकारी होता है, क्या होता है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप, मैंने क्या कहा है, अपन सरल से कठिन की ओर चल रहे हैं। सरल से कठिन की ओर जो शिक्षण सूत्र है उससे अपन बात कर रहे हैं। तो मैं आपको एकदम सीधे सीधे पहले इसका परफॉर्मा अपन देख रहे हैं शब्द विचार का कि क्या क्या पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में इनको सबको अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखिए, अविकारी, तो सर के विकारी 4 हो गए, तो अविकारी कितने होंगे, तो आपको ध्यान रखना है अविकारी भी कितने होते हैं, अविकारी भी 4 होते हैं। अविकारी भी कितने होते हैं, अविकारी भी 4, सॉरी, अविकारी कितने होते हैं, अविकारी भी 4 होते हैं। कौन कौन से सर, देखो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस अविकारी जो है, इस अविकारी को क्या कह सकते हैं, अविकारी को हम अवयवी कह सकते हैं। अविकारी को क्या कह सकते हैं, अवयवी। अर्थात देखो यहाँ भी ध्यान रखना है कि अविकारी को अपन अव्यय जरूर कह सकते हैं, लेकिन सभी अवयवों को हम अविकारी नहीं कह सकते। सभी अवयव, देखो अविकारी को अव्यय कह सकते हैं, लेकिन सभी जो अव्यय है सभी अव्यय को अविकारी नहीं कह सकते। अव्यय का मतलब क्या है, देखो अव्यय का मतलब क्या है, या अविकारी का मतलब क्या है, अधन विकार, मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं होगा। और अव्यय का मतलब भी क्या होता है, देखो अधन व्यय, अधन व्यय, अ मतलब नहीं, अ मतलब नहीं, व्यय मतलब होता है खर्च, अ मतलब नहीं, व्यय मतलब होता है खर्च। अर्थात जिसको खर्च नहीं किया जा सके उसको क्या कहेंगे, उसको अव्यय कहेंगे। जिसको खर्च नहीं किया जा सके मतलब खर्च नहीं करने का मतलब क्या है, कोई दुकान से सामान लेने तो नहीं जा रहे, क्या, जिसको बदला नहीं जा सके, अर्थात जिसको खर्च नहीं किया जा सके उसको अव्यय कहेंगे। और अव्यय, ये अविकारी कितने प्रकार के होंगे, तो अविकारी भी कितने होंगे, 4। अविकारी भी कितने, 4। कौन कौन से, देखो पहला आपने सुना होगा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय। पहला क्या होगा, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय।
और चौथा होगा विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या? विस्मयादि बोधक अव्यय। कौन कौन से? संबंध बोधक, सॉरी क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये कितने प्रकार के हो गए? ये 4 प्रकार के हो गए। तो अपने को ध्यान ये रखना है। अब आपको इसमें से आपके, मैं बता रहा हूं, आप कोई परीक्षा दोगे एक न एक क्वेश्चन आपका इसमें से टकराएगा गारंटी के साथ। सीधा सीधा पूछता है, क्या पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। कितने? 5। व्युत्पत्ति के आधार कितने प्रकार के? 3। कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, है ना। उसके बाद अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के? 2। सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। विकार के आधार पे, विकार या रूप परिवर्तन के आधार पे 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2। देखो विकार के आधार पे पूछेगा तो कितने प्रकार के? 2। लेकिन अपन से पूछ ले कि 2 कौन कौन से? विकारी और अविकारी। यदि विकारी की बात करेगा तो 4 प्रकार के, विकारी की बात करेगा 4 प्रकार के, अविकारी की बात करेगा 4 प्रकार के। तो विकारी कौन कौन से? तो विकारी में आएगा संज्ञा, विकारी में आएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी में कौन से आएंगे? अविकारी में क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये इसमें आएंगे अविकारी में। तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसके साथ साथ और क्या ध्यान रखना है? इसके साथ साथ और ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया कि विकार या रूप परिवर्तन के आधार, शब्द की जो शब्द संरचना की इकाइयां कितनी है? तो शब्द संरचना की इकाइयां मतलब शब्द को कितने प्रकार से बना सकते हैं? 4 प्रकार से। कौन कौन से? तो ध्यान रखना है, संज्ञा, समास, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ये अपने को ध्यान रखना है। तथा शब्द परिवर्तन की इकाइयों की हम बात करें तो शब्द परिवर्तन की इकाइयां कितनी हैं? शब्द परिवर्तन की इकाइयां भी 4 है। कौन कौन सी? लिंग, वचन, कारक और काल। लिंग, वचन, कारक और काल। ये अपनी मेन बात है। और मैंने आपको बताया कि शब्द विचार जो है ये व्याकरण का कौन सा? व्याकरण का दूसरा अंग है। व्याकरण का दूसरा अंग है जो हमें किस किस के बारे में बताएगा? तो बताएगा शब्दों के शुद्ध लेखन, उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग। मतलब शुद्ध शब्दों को शुद्ध कैसे अपन उच्चारण मतलब बोलेंगे, कैसे हम उनको लिखेंगे और उनका कैसे हम प्रयोग करेंगे, ये जो हमें व्याकरण का अंग बताएगा वो कौन सा होगा? शब्द विचार, है ना। तो ये अपना जो परफॉर्मा है और अपन कल की जो क्लास है उसमें हम विस्तार पूर्वक एक एक के बारे में चर्चा करेंगे कि उत्पत्ति के आधार पे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। तो क्या होते हैं तत्सम, क्या होते हैं तद्भव, क्या होते हैं देशज, क्या होते हैं विदेशी। इन सबको मैं आपको ऐसा क्लियर करूंगा कि आपको जीवन में दूसरी बार आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल आपको क्या करना है? आपको अपने रणक्षेत्र एजुकेशन अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने मित्रों को बताना है और आपको भी धैर्यपूर्वक क्लास लेनी है। तो आज की हमारी क्लास को हम यही विराम देंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, सपोर्ट कीजिए और अपनी तैयारी को उधार दीजिए। और जो अपने मित्र हैं उनको भी आप बताइए, अपने मित्र हैं उनको भी आप बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।